हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स इन डेप्थ। दोस्तों, सीपी शेड्यूलिंग की प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग को, और उसके पहले हमने कई सारे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम देखे, जैसे एफसीएफएस, एसजीएफ, हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो, नेक्स्ट प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। दोस्तों, जितने भी शेड्यूलिंग हमने पढ़े उसमें जो हमारा रेडी स्टेट में प्रोसेस होता था वो एक सिंगल क्यू में अरेंज होता था। यानी रेडी जो हमारे पास स्टेट है उसमें जो क्यू बनती थी, रेडी क्यू, मतलब वो प्रोसेस जो रेडी है सीपीयू पे जाने के लिए, वो एक सिंगल क्यू में अरेंज होते थे। अब चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई प्रोसेस हो, अब वो चाहे हमारा यूजर का कोई इंटरैक्टिव प्रोसेस हो या बैकग्राउंड प्रोसेस हो, सारे के सारे कोई भी प्रोसेस हो, उन्हें उसी रेडी क्यू में अरेंज होना पड़ता था। यानी एक सिंगल क्यू बनती थी, राइट। लेकिन दोस्तों, अगर मुझे प्रोसेस के टाइप के हिसाब से अलग अलग क्यू बनानी हो, फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम के जो सारे प्रोसेस होंगे उनकी अलग रेडी क्यू बननी चाहिए। जो हमारे यूजर के प्रोसेस होंगे, फॉर एग्जांपल यूजर के जो भी प्रोसेस है उनमें से इंटरैक्टिव जो प्रोसेस है उनकी अलग क्यू बननी चाहिए, बैकग्राउंड प्रोसेस की अलग क्यू बननी चाहिए। तो ऐसे प्रोसेस के हिसाब से, प्रोसेस के कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से अगर मुझे अलग अलग क्यू बनाना हो और हर एक क्यू के ऊपर अलग अलग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम अप्लाई करना हो, दो चीजें यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। प्रोसेस के कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से अलग अलग रेडी क्यू बने और हर एक रेडी क्यू पे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम भी मैं अलग अलग यूज कर सकूं। तो दोस्तों, ये जो इंप्लीमेंटेशन है ये हम मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में करते हैं। तो इसे यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूंगा। सो दोस्तों, इसमें होता क्या है, पहले ये हम लोग देख लेते हैं कि it is created for situations in which processes are easily classified into different groups। मतलब जितने भी प्रोसेस हमारे कंप्यूटर पर रन हो रहे हैं उन्हें हम डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। और जनरली हमारे जो कंप्यूटर्स है उसमें ऐसे ही होता है कि प्रोसेस को हम क्लासीफाई कर सकते हैं, कौन सा सिस्टम प्रोसेस है, कौन सा इंटरैक्टिव प्रोसेस है, कौन सा बैकग्राउंड प्रोसेस है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर A multi-level queue scheduling algorithm partitions the ready queue into several separate queues। मतलब जो एक रेडी क्यू में सिंगल क्यू होती थी बाकी के शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में, यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल क्यूज होंगी। और क्या कह रहा है ये कि ईच क्यू हैज इट्स ओन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, और हर एक क्यू पे हम उसका खुद का शेड्यूलिंग एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कई सारे आपके दिमाग में डाउट्स आते होंगे कि ये काम कैसे करेगा, तो इसे भी हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। पहले मैं आपको कुछ डायग्राम दिखाना चाहूंगा। देखिएगा, यहाँ पर मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें आप देखेंगे कि पहले यहाँ पर सिस्टम प्रोसेसेस का एक अलग क्यू मैंने ऊपर बनाया है, फिर उसके बाद इंटरैक्टिव प्रोसेस का एक क्यू बनाया हुआ है एंड बैकग्राउंड प्रोसेस का एक क्यू बनाया हुआ है। तो ये आपको जो दिख रहा है ब्लॉक, एक्चुअली में ये क्यू है, ऐसा आपको अज्यूम करना है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने ऊपर लिखा है हाई प्रायोरिटी, नीचे लिखा है लोवेस्ट प्रायोरिटी। पहले इसे समझ लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह काम करेगा जो हमारे पास मल्टी लेवल क्यू है कि जो भी प्रोसेस सबसे अपर क्यू में है, यानी सिस्टम प्रोसेसेस जो हैं, ये वाली जो क्यू है इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी। मतलब जब तक सारे के सारे प्रोसेस इस क्यू में रन नहीं हो जाते तब तक हम यहाँ से कोई भी प्रोसेस सीपीयू के पास नहीं भेजेंगे। एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर दो प्रोसेस है, P1 एंड P5 सिस्टम प्रोसेसेस। और दोस्तों, इंटरैक्टिव प्रोसेसेस में यहाँ पर मेरे पास प्रोसेस है P0 एंड P8। ओके, तो जब तक दोस्तों P1 और P5 सिस्टम प्रोसेसेस सीपीयू पे रन होकर फिनिश नहीं हो जाते तब तक P0 एंड P8 इन्हें चांस नहीं दिया जाएगा। तो आपको दिमाग में ये पहले ध्यान देना है। उसके दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर कोई प्रोसेस P10 है, तो जब तक यहाँ पर ये वाले लेवल के जितने भी प्रोसेस है यानी P0 एंड P8 ये फिनिश नहीं हो जाते तब तक इसे चांस नहीं दिया जाएगा। इस तरह दोस्तों मल्टी लेवल क्यू ये काम करता है। मतलब आपको जितने भी यहाँ पर क्यूज है उनकी प्रायोरिटी डिसाइड करनी होगी, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, किसकी प्रायोरिटी कम है। और हर एक क्यू में आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि एक क्यू के अंदर जो भी प्रोसेस है उन्हें किस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का यूज करके आपको शेड्यूल करना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अगर सिस्टम प्रोसेस है, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 5 प्रोसेस में लेता हूँ, P1, P2, P3, P4, P5, और यहाँ पर मैं 3 प्रोसेस लेता हूँ, P10, P11 एंड P12 ले लेता हूँ। उसके बाद लास्ट वाले क्यू में मैं 2 प्रोसेस लेता हूँ, P15 एंड P22। ओके, सो ये जो 5 प्रोसेस है हमारे पास सिस्टम प्रोसेस, इन्हें किस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का यूज करके शेड्यूल करना है ये हमें पहले डिसाइड करना होगा। तो दोस्तों, ऊपर के जो 5 है और नीचे के इसमें जो 3 है और यहाँ पे जो 2 है, सारे के सारे जो प्रोसेस अलग अलग क्यू में है, तो अलग अलग क्यू में हम अलग अलग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मतलब यहाँ के जो 5 प्रोसेस है इन्हें मैं शेड्यूल कर सकता हूँ यूजिंग राउंड रॉबिन। और जब ये सारे के सारे प्रोसेस फिनिश का हो जाएंगे तब मैं यहाँ के 3 प्रोसेस को शेड्यूल कर सकता हूँ यूजिंग सम अदर शेड्यूलिंग टेक्निक। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सिस्टम प्रोसेस के लिए राउंड रॉबिन यूज कर रहा हूँ तो इंटरैक्टिव के लिए भी राउंड रॉबिन में यूज कर सकता हूँ, या मैं यहाँ पर सपोज यूज कर ले रहा हूँ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। ठीक है, उसके बाद जो ये नीचे के 3 प्रोसेस बैकग्राउंड वाले हैं इनके लिए मैं यूज कर ले रहा हूँ FCFS। इस तरह मैं हर एक क्यू के लिए, हर एक जो रेडी क्यू है जो प्रोसेस के टाइप के हिसाब से क्लासीफाई किया गया है उसके लिए अलग अलग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज कर सकता हूँ। ये इसका एडवांटेज है मल्टी लेवल क्यू का। लेकिन दोस्तों, डिसएडवांटेज पे अगर आप ध्यान देंगे
तो यार जब तक ऊपर के प्रोसेस है तब तक नीचे के प्रोसेस को मौका नहीं दिया जा रहा है। मतलब प्रोसेस स्टॉप हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि प्रोसेस को कभी मौका ही ना मिले। मतलब ऊपर के क्यू में प्रोसेस आते ही जा रहे हैं, नीचे वाले को कभी मौका ही नहीं मिल रहा है। तो लॉजिक क्या कहता है, जैसे हमने एजिंग का कंसेप्ट प्रायोरिटी क्यू में देखा था, शेड्यूलिंग में देखा था कि अगर कोई प्रोसेस बहुत देर तक वेट कर रहा है तो क्यों ना उसकी प्रायोरिटी बढ़ा दी जाए। तो अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि जो भी यहाँ पर नीचे वाला प्रोसेस है अगर उसे चांस नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऊपर वाले क्यू में प्रोसेस भरे पड़े हुए हैं और नीचे वाले प्रोसेस को कभी चांस ही नहीं मिल रहा है, तो थोड़े टाइम के बाद हम नीचे वाले प्रोसेस को उठाकर क्यों ना ऊपर वाले क्यू में भेज दे, या ऐसा कर दे कि नीचे वाले प्रोसेस की प्रायोरिटी बढ़ जाए ताकि उसे सीपीयू पे जाने का मौका मिल जाए। तो दोस्तों अगर हम इस तरह के यहाँ पर एडवांटेज को ऐड कर दे, मतलब ये देखो मल्टी लेवल क्यू में क्या होता है कि कोई भी प्रोसेस कहीं पर चला गया ना तो उसी क्यू में फिक्स रहेगा, वो उस क्यू से उठकर किसी दूसरे क्यू में नहीं जा सकता। अगर मैं ऐसा करता हूं कि किसी प्रोसेस को बहुत ज्यादा टाइम हो गया वेट करते करते, तो उसे मैं शिफ्ट करके ऊपर वाले क्यू में भेज दूं जिसकी प्रायोरिटी हाई। अब मुझे लग रहा है आप सबको समझ गए, जहां पे मैंने हाईएस्ट प्रायोरिटी और लोवेस्ट प्रायोरिटी क्यू लिखा है, इस क्यू की सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी। ओके, तो अगर कोई लोअर क्यू में प्रोसेस वेट कर रहा है तो उसे हम शिफ्ट कर देंगे अपर क्यू में। बहुत देर तक अगर वेट कर रहा है तो उसके हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि इतने टाइम के लिए वेट कर रहा है तो उसे हम ऊपर वाले क्यू में भेज दें। या दोस्तों अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि ऊपर वाला प्रोसेस सीपीयू में बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, तो हम ऐसा डिसाइड करते हैं कि ऊपर वाला प्रोसेस अगर बहुत ज्यादा सीपीयू पे टाइम ले रहा है तो हम ऐसा डिसाइड कर सकते हैं कि उसे हम नीचे भेज देंगे। मतलब अगर कोई प्रोसेस सीपीयू में बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है जिसकी वजह से बाकी के प्रोसेस को वेट करना पड़ रहा है, तो उसकी प्रायोरिटी घटा दो और उसे नीचे भेज दो। और अगर कोई प्रोसेस बहुत ज्यादा तक वेट कर रहा है तो उसे ऊपर भेज दो ताकि वो सीपीयू पे जल्दी जा पाए। यानी बोथ साइड मोशन, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे। तो इस तरह के दोस्तों एडवांटेज को अगर हम इसमें ऐड करें तो जो हमारा नया शेड्यूलिंग एल्गोरिथम बनेगा, मतलब इसी का मॉडिफिकेशन, उसे हम कहेंगे मल्टी लेवल फीडबैक क्यू। फीडबैक मतलब ऊपर वाले प्रोसेस को हम नीचे भेज सकते हैं, नीचे वाले को ऊपर भेज सकते हैं। तो आइए इस वाले क्यू को हम देख लेते हैं। सो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा है वो मल्टी लेवल फीडबैक क्यू है, जिसमें मैंने आपको बताया कि प्रोसेस जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब ऊपर के प्रोसेस नीचे आ सकते हैं, नीचे के ऊपर जा सकते हैं। और इसमें क्या बताया जा रहा है इसके बारे में देखिएगा। नॉर्मली व्हेन द मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग, मतलब इसके पहले जो हमने देखा वो is used, processes are permanently assigned to a queue when they enter the system। मतलब अगर वो एक क्यू में आ गए तो उसी क्यू में रहेंगे, वो एक क्यू से दूसरे क्यू में नहीं जा सकते, राइट। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, द मल्टी लेवल फीडबैक क्यू, यानी ये वाला जो अभी हमने देखा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इन कॉन्ट्रास्ट अलाउ अ प्रोसेस टू मूव बिटवीन क्यूज। मतलब कोई प्रोसेस एक क्यू से दूसरे क्यू में उठकर जा सकता है। अब मेन यहाँ पर जो हमारा वो होगा ये डिसाइड करना कि टास्क जो मेन यहाँ पर जो मेन कंसर्न है वो ये है कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा प्रोसेस कौन से क्यू से किस क्यू में जाएगा और कब जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर बहुत सारे टेक्निक्स है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ कि अगर कोई प्रोसेस इस सिस्टम प्रोसेस जो आपका क्यू दिख रहा है सिस्टम वाला क्यू, इसमें सपोज दो प्रोसेस है P0 और P1। तो सपोज मैं इस क्यू को राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का यूज करके यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, और राउंड रॉबिन में टाइम क्वांटम की जो वैल्यू है वो मैंने सेट की है 8 मिली सेकेंड, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों इंटरएक्टिव जो प्रोसेस है ये भी राउंड रॉबिन का यूज कर रहा है, और यहाँ पर दो प्रोसेस है P3 एंड P5, और यहाँ पर टाइम क्वांटम की वैल्यू है 10 मिली सेकेंड। तो मैं एक ऐसा डिसाइड कर सकता हूँ कि यार अगर यहाँ पे कोई प्रोसेस 8 मिली सेकेंड जो टाइम क्वांटम है उसे अगर 4 बार यूज कर लेता है, यानी 8 4 का कितना होगा यहाँ पर 32, राइट। तो अगर 32 मिली सेकेंड तक कोई प्रोसेस रन हो जाता है तो उसके बाद हम उसे नीचे वाले क्यू में शिफ्ट कर देंगे, मतलब उसने सीपीयू का बहुत ज्यादा टाइम ले लिया है। और इसी तरह दोस्तों हम नीचे वाले जो प्रोसेस है उसमें ऐसा कर सकते हैं कि कोई प्रोसेस अगर फॉर एग्जांपल 40 मिली सेकेंड से ज्यादा तक वेट कर रहा है तो उसे हम उठाकर ऊपर वाले क्यू में शिफ्ट कर देंगे ताकि वो सीपीयू पे जा सके। इस तरह हम डिसाइड कर सकते हैं अपने सिस्टम के परफॉर्मेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक को ऑब्जर्व करके। आई होप आपको दोस्तों ये समझ में आ गया होगा कि मल्टी लेवल फीडबैक क्यू कैसे काम करता है और मल्टी लेवल क्यू कैसे काम करता है और दोनों में क्या डिफरेंस है। तो बहुत ही कम चांस है कि आपसे कोई न्यूमेरिकल इसके ऊपर पूछा जाए। अगर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो आप वो बहुत बड़ा न्यूमेरिकल बन जाएगा, बिकॉज वहाँ पे उन्हें सब बताना पड़ेगा कि किस सिचुएशन में कौन सा प्रोसेस कहाँ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जनरली अभी तक कभी न्यूमेरिकल एग्जाम में आता नहीं इसके ऊपर। हाँ, आपसे थ्योरी पूछ सकते हैं, और इसलिए मैंने आपको सारा कंसेप्ट बता दिया ये पूरा का पूरा एल्गोरिथम काम कैसे करता है। सो आई होप दोस्तों आपको ये अच्छे से समझा होगा कि मल्टी लेवल क्यू एंड मल्टी लेवल फीडबैक क्यू में क्या डिफरेंस है। तो इस तरह हमने अभी तक पूरे के पूरे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम ओएस में देख लिए हैं। तो आइए दोस्तों अब हम लोग ये सारे के सारे जो एल्गोरिथम्स हैं इसके ऊपर कई सारे और एडवांस लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और इसके बाद आपको टेस्ट देना है MID Pro ऐप पे, जिसपे एक से एक क्वेश्चन टेस्ट में होंगे। कई सारे हम शेड्यूलिंग के ऊपर 3-4 लेवल के टेस्ट कंडक्ट करेंगे, जिसके बाद आपका पूरा कंसेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगा। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।